दोस्तों, एक 14 साल की लड़की 7 सालों तक कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाती है और 7 साल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और भावुक सा एक अपील करती है उनसे, कहती है, साहब उन्हें बचा लो। अब जज साहब जैसे ही उस लड़की की फाइल पढ़ते हैं वह पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। दरअसल वो एक ऐसे शख्स को बचाना चाह रही थी जिस शख्स ने उसके इज्जत को तार तार किया था, जिस शख्स ने उसके साथ दरिंदगी की थी, और वो भी तब जब महज उस लड़की की उम्र केवल 14 साल थी। जज साहब उस लड़की से पहले तो सवाल जवाब करते हैं और सवाल जवाब करने के बाद कुछ ऐसा फैसला सुनाते हैं जिस फैसले को सुनने के बाद, जिस फैसले को जानने के बाद पूरी तरीके से सब लोग हैरान थे। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अद्भुत कहानी है। थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की एक रहने वाली लड़की जिसका नाम रिया चक्रवर्ती, उसकी उम्र महज 14 साल थी। अचानक से वो लड़की एक दिन अपने घर से लापता हो जाती है और लापता होने के बाद जब उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं तो पता चलता है कि उस लड़की को 25 साल का युवक अपने साथ भगाकर ले गया है। अब घर वाले जाकर इस बात को लेकर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। चूंकि मामला एक नाबालिग लड़की का था, इसलिए पुलिस वाले इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हैं और उस लड़की को ढूंढने में पूरी तरीके से लग जाते हैं। आखिरकार पुलिस उन दोनों को, भास्कर और रिया दोनों को आखिरकार पुलिस ढूंढ लेती है। उस नाबालिग लड़की को उस लड़के भास्कर के चंगुल से पुलिस छुड़ाती है और छुड़ाने के बाद उसको सही सलामत उसके परिवार वालों को सौंप देती है। चूंकि उस लड़की रिया की उम्र महज 14 साल थी और वह लड़का भास्कर 25 साल का था, इसलिए इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और दर्ज होने के बाद पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के क्रम में इस बात का खुलासा होता है कि वो लड़का जबरदस्ती उस लड़की के गले में मंगलसूत्र डाल दिया था और डालने के बाद उस लड़की को पत्नी समझकर लगातार उसके साथ दरिंदगी करता था। अब भला इस तरह के मामले को कोर्ट कहां बर्दाश्त करे और जल्द ही उस लड़के को 20 साल की सजा सुना देती है। निचली अदालत में उस लड़के को 20 साल की सजा हो जाती है, लेकिन वही लड़की जब अपने घर जाती है तो पता चलता है कि वह लड़की अपने मर्जी से उस लड़के के साथ गई थी। मतलब साफ था, भास्कर ने उसे जाने के लिए अपने साथ विवश नहीं किया था। अब जैसे ही यह बात रिया के परिवार वालों को पता चलता है कि उस लड़के के साथ रिया अपनी मर्जी से गई थी, तब परिवार वाले उस लड़की रिया को लगातार भला बुरा बोलने लगते हैं, रिया को अपमानित करते हैं, उसे टॉर्चर करते हैं और उसको इतना टॉर्चर घर वालों के द्वारा किया जाता है कि वह लड़की अंत में मजबूर होकर घर को छोड़ देती है। अब वो लड़की ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि वो जिसके साथ गई थी वो तो अब शायद जेल में था और जेल में ही वो 20 साल तक रहेगा, क्योंकि अब वो न घर की थी न घाट की थी। अब पूरी तरीके से वो बीच के रास्ते में फंसी हुई थी और इधर माँ बाप भी उसको ठुकरा चुके थे, जमाना भी उसे ताने मार रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं करे, कहाँ जाए। वह पूरी तरीके से ये सोच सोच कर काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। जब उसको सब लोग ठुकरा चुके थे तो एक बार फिर से उसको भास्कर की याद वापस से सताने लगती है। उसे भास्कर की याद आने लगती है क्योंकि वह भी भास्कर से बेइंतहा प्यार करती थी और भास्कर भी उससे कभी दूर होना नहीं चाहता था। लेकिन कोर्ट, प्रशासन, कानून, ये सब एक सबूत पे टिका होता है, एक बयान पे टिका होता है और अगर सबूत आपके विरोध में पाया गया तो निश्चित ही कोर्ट आपके अगेंस्ट ही फैसला लेगी। और ठीक यही हाल भास्कर के भी साथ हुआ। उस लड़की ने कोर्ट में एक बयान दिया और उसके बयान को आधार मानकर भास्कर को 20 साल की सजा सुना दी गई। अब जब उसे भास्कर की काफी ज्यादा याद सताने लगी तब वह भास्कर से मिलने के लिए वह सीधा उस जेल में पहुंच जाती है जिस जेल में भास्कर बंद था। जब भास्कर उसको इस अवस्था में जेल में देखता है तो वह पूरी तरीके से चौंक जाता है और उस लड़की से कहता है कि आखिर तुम यहां पर क्यों आई हो। इतना सुनते ही वो लड़की रिया कहती है, क्योंकि मैं तुमसे
प्यार करती हूं और अब मैं तुम्हारे ही साथ आगे के जीवन में रहना चाहती हूं। इतना सुनने के बाद भास्कर आंखों में आंसू लिए उस लड़की से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो मुझे सजा क्यों करवाया? मैं 20 साल कैसे करके इस जेल में काटूंगा, यह मेरी अंतरात्मा जानती है। मैं उस पल को भी याद करके पूरी तरीके से द्रवित हो जाता हूं। और 20 साल का एक लंबा समय जो कि इस जेल के 4 दीवारी के अंदर ही व्यतीत होगा। अब जब तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुमने मुझे सजा क्यों करवाया? जब तुम मुझसे प्यार करती थी तो तुमने मेरे खिलाफ लगे आरोपों पर हामी क्यों भरी? तुमने मेरे खिलाफ कोर्ट में बयान क्यों दिया कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया है? क्या जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं थी? क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती किया था? इतना कहते ही जेल के अंदर ही वो लड़का भास्कर पूरी तरीके से रोने लगता है। अब उसको रोते हुए देखकर रिया उससे कहती है, भास्कर मुझे माफ करना, मुझे इस बात का पता नहीं था कि इतनी बड़ी सजा हो जाएगी। क्योंकि कुछ लोग मुझे ये कह रहे थे कि 4-6 महीने की सजा होगी, इसके बाद तुम वापस आ जाओगे। काश मैं उस समय इस बात को समझ जाती कि मेरे दिए हुए इस बयान से तुमको 20 साल की सजा हो जाएगी, तो मैं हरगिज उस समय ये नहीं कहती कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती किए हो। तब भास्कर कहता है, अब क्या फायदा, अब क्या फायदा लंबी लंबी बातों का, अब क्या फायदा कसमों और वादों का, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जो हुआ सो हुआ, ये परिस्थिति का खेल था, समय का खेल था। मेरे भाग में मेरे जिंदगी का 20 साल जेल में ही काटना लिखा था और शायद मैंने पूर्व जन्म में कोई बहुत बड़ा अपराध किया था, उसी का सजा मैं भुगत रहा हूँ। 20 सालों बाद जब मैं अपने घर वापस आऊँगा जेल से छूटकर, तब मैं अपने इस किए हुए गलती को एक पाप ही समझ लूँगा और उस पाप को अपराध मानकर लगातार प्रायश्चित करूंगा और अपने घर परिवार के साथ आगे का जीवन व्यतीत करूंगा। आखिर तुम क्यों जले पर नमक छिड़कने इस जेल में आई हो? इतना सुनने के बाद वो लड़की पूरी तरीके से रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं अब तुम्हारे ही साथ रहूंगी। भास्कर कहता है, अरे ये सब फिल्मी बातें हैं, अब रहने भी दो। आखिर तुम्हारा एक बयान ही मुझे यहाँ तक ले आया। अब मैं तुमसे क्या उम्मीद करूं कि तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे साथ आगे का जीवन व्यतीत करोगी? मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है और ऐसे भी इतना आसान नहीं है। जिस शख्स को, जिस पर्सन को से 20 साल की सजा हो चुकी हो और पूरी तरीके से मुझे दोषी मानकर ही 20 साल की सजा सुनाई गई है और 20 साल तक मैं छूट नहीं सकता और तुम मेरे साथ रहने की बात कर रही हो, ये कैसे मुमकिन होगा? अब इतना सुनने के बाद वो लड़की रिया अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छुड़वा लूंगी। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगी, लेकिन मैं तुझे जेल से बाहर लाकर ही दम लूंगी। वो उसी पल एक बार जेल के अंदर भास्कर को देखती है और उसके करुण अवस्था को देखते हुए, अपनी आंखों के आंसू को पोंछते हुए वह तुरंत ही वहां से एक झटके में बाहर निकल जाती है। और बाहर निकलने के बाद अब इन सब काम के लिए पैसे चाहिए और पैसे उसके पास थे नहीं। वह एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करती है, वहां उस स्कूल में पढ़ाने लगती है। वहां से जो भी पैसे मिलते, उसके बाद जब वो घर आती, घर आने के बाद जो भी उसके पास थोड़ा सा समय मिलता, उस समय में वो होम ट्यूशन भी करती और बच्चों को घर घर जाके पढ़ाती। और होम ट्यूशन के बाद जो पैसे मिलते, स्कूल में पढ़ाने के बाद जो पैसे मिलते, उन पैसों को वो सेव करती और जब कुछ पैसे इकट्ठा हो जाते तब वह उस पैसे को लेकर कोर्ट और कचहरी का चक्कर लगाती, वकीलों से मिलती और जो भी प्रयास हो सकते थे वो सारा प्रयास करना वो लड़की जारी कर देती है। लेकिन कहते हैं ना, कोर्ट में या फिर यूं कहें कि न्याय के मंदिर में सब लोग एक जैसे नहीं होते। वहां पे भी कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जो इसी तरह के लोगों की तलाश में बैठे रहते हैं, या फिर यूं कहें कि कोर्ट में कुछ दलाल तबके के ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह के लोगों को फंसाने से बाज नहीं आते हैं। जब रिया धीरे धीरे करके कुछ पैसा इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद जब वो पहली बार कोर्ट जाती है, तब ऐसे ही कुछ दलाल टाइप के लोगों की नज़र रिया पर पड़ जाती है और रिया से पूछा जाता है
कि तुम क्या चाहती हो, आखिर तुम क्यों आई हो। तब रिया ने अपना सारा मामला बताया। तब उसने कहा, मुझे 40,000 रुपये दे दो, और जब तुम मुझे 40,000 रुपये दे दोगी तब हम तुम्हारे पति की सजा माफ करवा देंगे। अब वो लड़की रिया कभी केस कानून और कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ी हुई नहीं थी, सीधी सादी लड़की थी। वह ये जान के कि अगर मैं 40,000 रुपये इस पर्सन को, इस शख्स को दे दूंगी कोर्ट के अंदर, तो अगर मेरे पति की सजा माफ हो जाएगी, तो मुझे यही तो चाहिए। अब वो लड़की 40,000 रुपये उस शख्स को दे देती है। अब इसी बीच किसी ने उससे 30,000 रुपये ठग लिए, किसी ने 25,000 ठग लिए, किसी ने हवाई यात्रा के नाम पर उससे 20,000 रुपये और ले लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारे पति की सजा माफ करवाने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, और जब हम दिल्ली जाएंगे तो हवाई जहाज का अरेंज करना होगा, हवाई जहाज के टिकट का अरेंज करना होगा, और अगर तुम मुझे हवाई जहाज का किराया दोगी तो हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाके तुम्हारे पति की सजा माफ करवा देंगे। वो लड़की, भोली भाली लड़की, उसे क्या पता कि कोर्ट और कचहरी में कुछ ऐसे तबके के भी लोग मुंह फाड़ के बैठे हुए रहते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि कैसे उस कोर्ट परिसर के अंदर भोले भाले लोगों को फंसाया जाए, और फंसाने के बाद उनसे जितना पैसा ठगना है वो ठग लिया जाए। रिया ने हवाई जहाज की यात्रा के नाम पर उस वकील को 20,000 रुपये और दे दिए। इस तरीके से रिया के लगभग 2 लाख रुपए ऐसे ही फालतू में निचली अदालत में खर्च हो गए। अब इस बीच भास्कर को जमानत मिलती, वो कभी कभी पैरोल पर बाहर भी आता, और जब वो बाहर आता तो इस बीच वो अपने घर नहीं जाता, क्योंकि घर से उसे भी ठुकरा दिया गया था। घर वाले भी उसको लेकर तमाम तरह की बातें बोल रहे थे, और लड़की के घर वाले तो उसको घर से निकाल ही दिए थे। अब वो जब पैरोल पे या जमानत पे जब वो बाहर आता, तब वो इस बीच रिया के ही साथ समय बिताता। पूरी तरीके से रिया के साथ ही एक पति पत्नी के तरह ये दोनों रहते थे, और इसी बीच दोनों के साथ रहने के दौरान ही इन दोनों का एक बेटा भी हो गया। लेकिन जो भास्कर था वो एक सजायाफ्ता मुजरिम था, उसे 20 साल की सजा हो चुकी थी, इसलिए उसके लिए अब उसका घर जेल ही हो चुका था। अब उसे जेल में ही रहना था, और कुछ ही दिनों बाद भास्कर पुनः वापस जेल भी चला गया। चूंकि रिया चक्रवर्ती के पास अब एक बेटा था, अपने बेटे को लेकर वो स्कूल जाती और साथ में ही उसे लेकर आती, और आने के बाद जब वो होम ट्यूशन पढ़ाने घर घर जाती तो वहां भी अपने बच्चे को लेकर जाती। पूरी तरीके से सरवाइव कर रही थी, पूरी तरीके से पैसे को इकट्ठे कर रही थी, एक एक रुपए जोड़ रही थी, ताकि उस पैसे का उपयोग अपने पति को छुड़ाने में वो कर सके। लेकिन सारा प्रयास उसका विफल जाता। पूरी तरीके से हर वो उपाय करती, जहां जहां भी उससे जब जब पैसे का डिमांड किया जाता वो वहां पर पैसे देती, लेकिन काम तो उसे खुद करना था नहीं, किसी न किसी वकील के थ्रू ही जाना था। और जब किसी भी वकील के थ्रू वो जा रही थी तो उसे ऐसा कोई भी वकील अब तक नहीं मिला जो सही तरीके से पैसे लेकर उसका काम कर दे। ऐसा करते करते 5 साल का एक लंबा समय बीत गया। 2018 में यह केस हुआ था, और अब 23 का समय आ चुका था। अंततः वो 2023 में हाई कोर्ट जाती है, और हाई कोर्ट जाने के बाद जज से यह कहती है, जो भी कुछ हुआ है वो मेरे मर्जी से हुआ है, इसमें भास्कर की कोई गलती नहीं थी। क्योंकि अगर मैं घर से भागी थी, घर से बाहर गई थी, तो मैं भास्कर से प्यार करती थी, भास्कर के ही साथ रहना चाहती थी। भास्कर ने मेरे साथ कोई दरिंदगी नहीं की, भास्कर ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। जज साहब, उसका कोई अपराध नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। बल्कि जो कुछ भी भास्कर ने किया था उसमें मेरी भी मर्जी थी। अगर अपराधी भास्कर है तो अपराधी मैं भी हूं, मुझे भी जेल में बंद कर दिया जाए। क्योंकि उस समय वो नाबालिग थी जिस समय भास्कर ने उसके साथ ये सब कुछ किया था। आज भले ही उसकी उम्र 19 साल के पार हो चुकी हो, लेकिन ये सारा कुछ बोलने के बाद भी कोर्ट उसकी बातों को नहीं मानती है। क्योंकि कोर्ट को साफ साफ ये लग रहा था कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ था, जब ये बालिग नहीं थी उस समय हुआ था, और उस समय का ही इसका ये बयान है, स्टेटमेंट है, और उसी बयान को आधार मान के पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, और पॉक्सो एक्ट के तहत ही 20 साल की सजा निचली अदालत के द्वारा सुनाई गई है। तो कोर्ट भी उसके इस दलील को, उसके इस बात को नहीं मानती है, और उसके सजा को बरकरार रखती है। लेकिन वह कोर्ट के इस फैसले को बार बार चुनौती देती, अस्वीकार करती। पूरी तरीके से वो बार बार अपने लिए, अपने बच्चे के लिए न्याय की गुहार लगाती, और ये कहती कि अब तो
मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ चुके हैं, भास्कर के घर वाले भी भास्कर को ठुकरा चुके हैं, भास्कर का भी कोई सहारा नहीं है, मेरा भी कोई सहारा नहीं है, और भास्कर से एक बच्चा भी हुआ है। अब मैं उस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, आगे का जीवन मैं कैसे सरवाइव करूंगी। वो पूरी तरीके से बार बार कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बार बार इस बात का हाई कोर्ट में अपील करती, और अंततः उसके इस करुण अवस्था को देख के और उसके बच्चे के आने वाले भविष्य को देखते हुए जज साहब उस कैदी के, उस भास्कर के सजा को माफ कर देते हैं। अब रिया के घर वालों को जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है कि भास्कर को हाई कोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया, उसके सजा को माफ कर दिया गया, तब रिया के घर वाले इसको लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। और जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तब सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले को पलट देती है। अब यह मामला फिर से बुरी तरीके से फंस जाता है, और अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस फैसले को निरस्त करते हुए उसके इस सजा को बरकरार रखती है, जारी रखती है। अब रिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इसको लेके वो सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खर्च बहुत महंगा होता है। वहां के वकील एक एक तारीख का 50-50 हजार रुपए भी ले लेते हैं। ये सारा कुछ सोच के अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। उसके साथ इतनी ठगी हुई थी कि अब वो आसानी से किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं कर रही थी। अब अंततः मरता क्या ना करता, वो पूरी तरीके से विवश होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प था, सुप्रीम कोर्ट तो उसे जाना ही था। ये सारा कुछ सोच के वो अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, और सुप्रीम कोर्ट पहुंच के वो इधर उधर चक्कर काट रही थी, और तभी दो वकीलों की नज़र उस लड़की पर अनायास ही पड़ जाती है। वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो, तुम्हारी परेशानी क्या है। तब वो लड़की अपनी सारी परेशानी उन दोनों वकीलों से शेयर करती है, साझा करती है, और ये भी कहती है कि 7 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी जब मैं 14 साल की थी, और मैं एक शख्स के साथ अपनी मर्जी से घर से भाग गई थी, और मेरे घर वालों के द्वारा उसके ऊपर FIR किया गया, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, तो निचली अदालत के द्वारा उसे 20 साल की सजा सुनाई गई, और आज मैं उसी आरोपी का केस लड़ रही हूं। आज मैं उसे ही छुड़ाना चाहती हूं। समाज ठुकरा चुका है, घर वाले ठुकरा चुके हैं, मेरे पास एक बच्चा भी है, मैं इस बच्चे को लेकर कहां जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना कुछ सुनने के बाद जो दो वकील थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारा केस फ्री में लड़ेंगे और तुम्हें न्याय जरूर दिलवाएंगे। लेकिन अब यह मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को चुनौती देने का था। अब वो दोनों वकील उसके केस को फाइल करते हैं, और फाइल करने के बाद अब वह लड़की सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने खड़ी होती है। जून 2025 में, यानी इसी महीने में, जब उस केस की फाइनली सुनवाई हो रही थी, तब वह लड़की रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। अब इसके केस की सुनवाई 2 जजों की बेंच कर रही थी। एक जो जज थे जस्टिस उज्जवल भुइयां, और जो दूसरे जज थे जस्टिस अभय ओका। ये दोनों बड़े ही गहनता से इस केस की सुनवाई करते हैं, और ये दोनों बारी बारी से उस लड़की से सवाल जवाब करते हैं, बारीकी से पूछताछ करते हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं ये लड़की मानसिक रूप से बीमार तो नहीं, वरना कौन ऐसे स्थिति में किसी से संबंध रखता है, और वो भी उससे जिसने उसके साथ दरिंदगी की थी, जिसने उसके साथ जघन्य अपराध किया था। जज साहब उससे कई तरह के सवाल पूछते हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब वो लड़की बड़े ही ईमानदारी से, पूर्ण निष्पक्षता के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर लगातार दे रही थी। रिया कहती है मुझे इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है, और रहा भास्कर की बात, तो भास्कर ने मेरे साथ कभी भी दरिंदगी नहीं की। और हाँ जज साहब, उम्र भले ही मेरी उस समय कम थी, लेकिन मुझे इस गलत और सही का अंदाजा पूरी तरीके से था कि क्या सही है और क्या गलत है। जो भी उस समय हुआ था उसमें हमारी भी मर्जी थी। अब भास्कर को सजा हुई तो सजा मुझे भी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं कहीं की नहीं रही। घर वाले मुझे ठुकरा चुके हैं, समाज वाले लगातार मुझे ताना मारते हैं। मैं भास्कर को अपना पति मानती हूं, और वो भी मुझे अपना पत्नी मानते हैं, और मुझे पत्नी का मान सम्मान और प्यार हमेशा देते हैं। और हम दोनों ने
मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर शादी की है और हमारा एक बच्चा भी है। जज साहब के पास रोते हुए मायूसी की हालत में रिया हाथ जोड़कर बोलती है, जज साहब, भास्कर को मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए छोड़ा जाए। अब इतना सुनते ही जज साहब भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। अपने जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसा केस देखा था जिस केस में उसी लड़की के द्वारा उसी अपराधी को, उसी आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही थी जो पूरी तरीके से दोषी था, आरोपी था। आखिर इस लड़की की मनोदशा आखिर ऐसे क्यों हो गई। संबंध बनाने के दौरान उन दोनों का एक बच्चा भी हुआ और उस बच्चे के लिए और अपने लिए वो लड़की उस आरोपी को बचाना चाहती है जिसको 20 साल की सजा हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को सोच के जज साहब हैरान रह जाते हैं और वो आदेश देते हैं कि एक जांच टीम का गठन किया जाए और इस लड़की का काउंसलिंग कराया जाए और इसके बाद उसका रिपोर्ट मुझे जल्द से जल्द सौंपा जाए। जज साहब के इस आदेश को मानकर जल्द ही 2 जांच टीम गठित होती है और जांच टीम गठित होने के बाद उस लड़की रिया की काउंसलिंग की जाती है और काउंसलिंग करने के बाद रिपोर्ट भी बहुत ही जल्द उस कोर्ट में सौंप दिया जाता है। उनके रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती जो भी कुछ बोल रही है, कह रही है, वो पूरी तरीके से सच है। वह अपने बच्चे को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, साथ ही वो अपने उस पति को लेकर जिस पति को कोर्ट के द्वारा मुजरिम ठहराया गया है, उसको लेकर रिया काफी ज्यादा चिंतित है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जस्टिस अभय ओका और उज्जवल भुइयां, ये दोनों बड़े ही गहराई से विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार 23 मई 2025 को भास्कर की सजा माफ कर देते हैं, उसे बाइज्जत बरी कर देते हैं और अब यहां से भास्कर और रिया फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत अपने बेटे के साथ कर चुके हैं। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेके आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में वो मोड़ कौन सा आया जहां से ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और जहां से पुनः एक दूसरे के साथ पूरी मजबूती के साथ अपने बच्चे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गए, एक हो गए। अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।